हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय समतल में गति अर्थात मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 2 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि समतल में गति को दिखाने के लिए हमें सदिशों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब किसी भी वस्तु की गति को अगर मुझे समतल में बताना है तो उसके लिए हमें सदिशों की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या सदिश होते हैं ये हमने सीखा था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सदिशों के प्रकार और इसी के अंदर सदिशों की समता और स्थिति एवं विस्थापन सदिश के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है सदिशों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम सदिश समतल में किसी भी वस्तु की गति को दिखाएंगे तो वहां पर हम कुछ विशेष प्रकार के सदिशों का इस्तेमाल करेंगे, बार बार करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सदिश का हम जो यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसका उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले है समान सदिश। जैसा कि इसका नाम है इक्वल वेक्टर्स, या इसी को हम कहते हैं सदिशों की समता, यानी कि समानता, इक्वालिटी। तो अब जैसे कि इसका नाम है, सदिश में क्या दो चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा। ये जो मस्ट चीजें हैं सदिश की वो है। तो अगर किन्हीं दो सदिशों के ये दोनों चीजें सेम हो जाए तो उनको हम कहते हैं समान सदिश। जैसे कि अगर आप इन दो सदिशों को देखेंगे, ये ग्राफीय निरूपण है। तो अगर आप इस ए और बी सदिश को देखेंगे तो ये जो तीर का निशान होता है, ये जो तीर का निशान आप हमेशा याद रखेंगे, जो लंबाई होती है ना तीर की, ये उस सदिश के परिमाण को दिखाती है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ 3 मीटर का वो सदिश है, कितना भी अगर मैं उसका विस्थापन कह रही हूँ, विस्थापन के टर्म्स में उस सदिश को कह रही हूँ, तो वो जो 3 है वो ये लंबाई दिखा रही होगी, ये जो पूरी होगी। अब खैर, अगर मैं कहूँ 100 किलोमीटर है तो आप 100 किलोमीटर को ऐसे दिखा नहीं सकते पेपर में, पर आप जैसे ग्राफ में आप छोटा छोटा उसको मान लेते हैं, उसको प्रिसाइज कर लेते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन ये जो लंबाई है वो मेन बात ये है कि ये उसके परिमाण को दिखाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इस ए और बी के परिमाण को देखें यानी उनकी लंबाई को, वो आपको सेम दिखेंगी, और इनकी दिशा देखेंगे वो भी इस डायरेक्शन में है, दोनों की दोनों सेम है। तो ये जो ए और बी है वो हमारे पास सेम सदिश हो गए। अब आप इन दो सदिशों को देखिए, जरा देख के बताइए कि ये दोनों सदिशों में क्या चीज कॉमन है। तो आप देखेंगे कि इनकी जो लंबाइयां हैं तीर की, यानी इनका परिमाण है वो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन इस तरफ है, एक की डायरेक्शन थोड़ी और ज्यादा टिल्टेड है एक्स एक्सिस से। तो इसलिए ये जो दो सदिश हैं उनको हम कहेंगे कि सेम नहीं है, यानी कि ये असमान है। अब याद रखिएगा क्योंकि अगली स्लाइड में हम असमान सदिशों के बारे में समझेंगे, तो वहां पे हम थोड़ी सी अलग डेफिनेशन समझेंगे। तो असमान सदिश मैंने इस संदर्भ में यूज किया है कि ये सेम नहीं है, ठीक है, इस संदर्भ में। क्योंकि अब जब हम यहाँ असमान सदिश पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या पढ़ते हैं। जब दोनों सदिश होंगे उनके परिमाण सेम होंगे लेकिन दिशा अगर उनकी विपरीत होगी, उनको असमान कहते हैं। जैसे कि इसका नाम है ऑपोजिट। जब मैंने पीछे एग्जाम्पल आपको बताया था, वहां पे दोनों के परिमाण सेम थे, दिशा अलग अलग थी, यानी कि ऑपोजिट नहीं थी, मतलब डिफरेंट थी, लेकिन ऐसा नहीं था ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब होता है जस्ट उसी डायरेक्शन में नहीं है, उसका बिल्कुल विपरीत, ऐसा। तो वहां पर जो मैंने यूज किया था वो इसीलिए मैंने कहा था कि असमान मैंने समान नहीं है के संदर्भ में यूज किया था। अब जैसे यहाँ पर अगर आप इस सदिश को देखें ए को, इसकी डायरेक्शन इधर है, अगर मैं इसकी पूरी डायरेक्शन चेंज कर दूं और उसी परिमाण के साथ इस तरीके से, डायरेक्शन उल्टी हो गई इस बार, तो इस सदिश को आप कहते हैं असमान सदिश। और ये जो माइनस चिन्ह है ये बता रहा है कि वो एक असमान सदिश है। ठीक है, अब एक और सदिश के बारे में सीखते हैं, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। अब बताइए, आप थोड़ा थोड़ा सोचिए कि दो समान और विपरीत सदिश होंगे, आप उनको जोड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, हम मैथ्स में जब शुरू शुरू में सीखते हैं, 6th क्लास में जब हम बीजगणित सीखते हैं, तो वहां पे हम ये सीखते हैं ना कि आप इनको कैसे जोड़ेंगे। इनको +1 में अगर आप -1 को प्लस कर दें तो क्या आएगा। अब तो खैर आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा कि ये जीरो ही आएगा। तो ऐसे ही अगर दो सदिश को मैं अगर आपको जोड़ने को कह रही हूँ जिनकी दिशा विपरीत है, जैसे इस एक की जो मैंने आपको यहाँ पे बताया दिशा टोटली विपरीत है और दोनों के परिमाण सेम है, तो उन दोनों सदिशों को जोड़ने पर भी जीरो आना चाहिए। लेकिन ये सदिश है तो उनको जोड़ने पर क्या आएगा, शून्य सदिश। और वही ये शून्य सदिश है, उसका परिमाण जो होगा वो जीरो होगा। तो जिस सदिश का परिमाण शून्य होगा वो शून्य सदिश होगा। इसके बारे में एक और जानकारी हम ले लेते हैं कि वो सदिश जिसका प्रारंभिक और टर्मिनल बिंदु संपाती होता है वो भी शून्य सदिश है। जैसे ए प्लस, जब आप इस सदिश को देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक जीरो वेक्टर मिलेगा, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो और उसके ऊपर ऐसे सदिश। तो ये जो जीरो वेक्टर आपको मिलेगा, यानी इन दोनों के परिणाम से
परिणाम से, यानी कि इनके रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो एक वेक्टर होगा। तो उस वेक्टर का जो प्रारंभिक और टर्मिनल बिंदु होगा, यानी कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होगा, वो वहीं पर होगा, एक ही बिंदु पर। ऐसा कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको? सोचिए थोड़ा। सरल रेखीय गति में आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि कोई जो कण होता है, अगर वो इस तरीके से अर्धवृत्ताकार पथ पे चलता है, तो यहाँ से यहाँ और फिर वापस आने में उसका जो विस्थापन होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि उसका प्रारंभिक अंतिम बिंदु सेम है। तो वो जो विस्थापन इस कंडीशन में है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? शून्य सदिश। इसके और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। जैसे एक स्थिर कण का वेग है, कोई जो कण है वो एक ही जगह पर है, उसका वेग ही नहीं है, तो इसका मतलब वो वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। एक समान वेग से गतिमान किसी कण का त्वरण, तो एक समान वेग से है तो जो डेल वी होगा वो जीरो हो जाएगा, तो त्वरण जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू डेल वी बटे डेल टी होता है। ये मैंने आपको पिछले अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया था, तो आपको याद आ गया होगा वैसे। अब हम सीखते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एकांक सदिश। इसका यूज़ हम बहुत ज़्यादा करेंगे। यूनिट वेक्टर, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो यूनिट वेक्टर, जैसे कि इसका नाम है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है एक, यानी कि जिस सदिश का परिमाण एक होता है उसको हम कहते हैं एकांक सदिश। अब इसका यूज क्यों किया जाता है? फिर इसका यूज हम किसी विशेष दिशा के अनुदिश ही करते हैं, यानी कि दिशा को दिखाने के लिए ही हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि परिमाण तो इसका एक हो जाता है। और ये बिना विमा और मात्रक के होता है, तो इसका यूज हम केवल दिशा के लिए ही करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कैसे हम इसका यूज करते हैं। इसका निरूपण बहुत थोड़ा अलग है सदिशों से। जैसे इसका निरूपण हम करेंगे, जैसे ए कोई सदिश है जो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम उसके ऊपर ऐसी कैप लगा देते हैं। कोई बी है, उसके ऊपर भी हम ऐसी कैप लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। अब उपयोग देख लेते हैं। आयतीय निर्देशांक निकाय, यानी कि ऐसा निकाय, जैसे आप देखते हैं ऐसा निकाय जहाँ पे ये x है, ये y है और यहाँ पे z है। तो अगर आप 3D में देखें तो ये आयतीय निर्देशांक निकाय, या आप आयतीय निर्देशांक निकाय इसको भी कह सकते हैं कि ये एक आयतीय निर्देशांक निकाय है। अब जहाँ पे हम एक्स वाई के टर्म्स में उस कण की स्थिति को बताएंगे, तो अब इसमें हम कैसे यूज करते हैं? देखिए, अगर आपको जो मैंने अभी बनाया था उसमें एक्स वाई जेड, इधर इधर और इधर, यहाँ पर किसी भी वेक्टर की स्थिति को बताना है, या किसी एक विशेष दिशा में, जैसे एक्स की डायरेक्शन में बताना है, वाई की डायरेक्शन में बताना है, जेड की डायरेक्शन में, तो ये यूनिट वेक्टर का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका परिमाण तो सेम ही है, वन है सब डायरेक्शन में। लेकिन हम इसका यूज कर सकते हैं एक विशेष दिशा के अनुदिश, किसी भी सदिश के डायरेक्शन को बताने में। जैसे आप अगर देखें एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश, एक्स के अनुदिश हम इसको आई कैप लिखते हैं, वाई के अनुदिश हम इसको जे कैप लिखते हैं, और जेड के अनुदिश के कैप लिखते हैं। अब जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई वेक्टर 2i है, तो इसका मतलब क्या है? कि ये क्या दिखा रहा है कि उसका जो परिमाण है वो 2 है, लेकिन ये है किस डायरेक्शन में? ये आई जो कैप है ये डायरेक्शन बता रहा है एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं इसमें प्लस 3j भी कर देता है, तो ये जो j है वो ये बता रहा है कि जो वेक्टर का जो 3 पार्ट आप चले हैं वो y डायरेक्शन में चले, और इसमें k भी ऐड हो जाएगा तो वो z डायरेक्शन को बताएगा। और अभी इसमें k नहीं है, उसका इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट, यानी कि जो ये जिससे आप इसे गुणा करते हैं वो 0 होगा, इसका मतलब आप k डायरेक्शन में नहीं चले होते। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। आगे आप इसको और सीखेंगे, बस ये जनरली है कि जनरल इसका मतलब ये चीज होती है। अब देखिए, और इसका जो परिमाण होगा वो वन होगा, सेम है तीनों का, क्योंकि परिमाण तो हमने कहा यूनिट वेक्टर का वन होता है। अच्छा, किसी सदिश का निरूपण आप कैसे करेंगे? इसकी मदद से, जैसे अगर सोचिए ये एक यूनिट वेक्टर है, कोई भी यूनिट वेक्टर है, जैसे अगर मैंने एन ले लिया यूनिट वेक्टर, उसके ऊपर कैप लगा दी, उसको किसी अदिश लैम्डा से गुणा कर दिया, तो क्या आएगा हमारे पास? नॉर्मली ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने किसी सदिश के परिमाण, क्योंकि परिमाण क्या होता है? एक अदिश राशि होती है। किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सदिश का जो परिमाण मैग्नीट्यूड होता है वो तो एक अदिश राशि होती है, वो क्योंकि वो तो नंबर होता है, वो तो एक अदिश राशि है। तो उसको भी अगर मैंने किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से, तो उसको मैं ये लिख सकती हूँ कि वो मेरे को एक सदिश ही दे रहा है ना? क्योंकि इस अदिश की गुणा जो उसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसकी गुणा आपने एक सदिश से कर ली, यूनिट वेक्टर से, यानी दिशा से हमने उसके परिमाण की मल्टीप्लाई कर दी, तो वो मुझे क्या दे देगा? एक सदिश दे देगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है हमने। लैम्डा एक अदिश था, और उस सदिश का जो परिमाण था ए, और मॉड में लिखा है, यानी कि परिमाण क्योंकि वो एक नंबर होता है, उसकी गुणा हमने एक यूनिट वेक्टर से कर दी, यानी वो दिशा दिखाने के लिए जो है, तो हमें एक सदिश प्राप्त हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसका भी यूज हम करेंगे।
अब इसी तरीके से हम इन 3 वेक्टर्स को समझ लेते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, तो आपको क्या दिख रहा है कि सारे के सारे वेक्टर्स, इनकी दिशा अलग-अलग है, लेकिन इस वाले डायग्राम में सबकी जो कार्य रेखा है, मतलब समांतर हैं सारे के सारे ए, बी, सी, डी। तो ये ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं समरेख सदिश, यानी कोलिनियर वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को देखिए आप, इन वेक्टर्स में आपको दिख रहा होगा कि जो डायरेक्शन है वो अलग-अलग है, लेकिन ये सारे के सारे एक ही प्लेन में हैं, एक ही तल में हैं। तो यानी कि इन्हें कहते हैं समतलीय सदिश, कोप्लेनर, जो एक ही तल में होते हैं। अब इन सदिशों को देखिए, इन सदिशों में आपको दिख रहा होगा ये ए, ये बी और ये सी और ये डी भी, ये सारे इस ओ पॉइंट से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। ओरिजिनेट यानी कि इसी से इनका उत्पत्ति हो रही है। तो इन सदिशों को कहते हैं, जो एक ही बिंदु से निकलते हैं, उनको कहते हैं समप्रारंभिक। एक ही पॉइंट से ये प्रारंभ होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो। अब हम इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखने वाले हैं, स्थिति एवं विस्थापन सदिश। जैसे हमने एक जब सरल रेखा में गति का वर्णन किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। क्या खैर यहाँ पे दूरी नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होती है हमारे पास, एक अदिश राशि। ये सदिश राशियों की बात कर रहे हैं हम। देखिए, स्थिति एवं विस्थापन सदिश, अगर हमें किसी भी समतल में गतिमान वस्तु की स्थिति को व्यक्त करना होता है, हम इन 2 सदिशों का यूज़ करते हैं। देखेंगे हम कैसे करते हैं। अब आप याद कीजिए थोड़ा, जब हम सरल रेखीय गति में भी बात करते हैं, मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति है, वो यहाँ से, या मैं एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति 3 मीटर चल गया। लेकिन मैं मुझे ये जानना पड़ेगा ना कि 3 मीटर किस स्थिति से चला है। 3 मीटर अपने घर से चला है, 3 मीटर अपने स्कूल से चला है, कहाँ से चला है? तो हम कह रहे हैं कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से वो 3 मीटर की दूरी पर चल गया। तो इसीलिए किसी भी बिंदु के सापेक्ष ही आप उसकी स्थिति को बता सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से भी जब हम स्थिति सदिश को बताते हैं, स्थिति सदिश में भी, पोजीशन वेक्टर में भी, आप किसी बिंदु को मानते हैं और उसके सापेक्ष ही किसी वस्तु की स्थिति को समतल में, मतलब किसी भी वस्तु की स्थिति को यहाँ पर बताते हैं, समतल में उसकी गति को प्रदर्शित करते हैं। तो सुविधा अनुसार हम एक बिंदु लेते हैं, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, जैसे हम ग्राफ में भी करते हैं, और उसके सापेक्ष फिर गतिमान वस्तु की स्थिति को व्यक्त करते हैं। उदाहरण देखेंगे कैसे। तो जैसे कि ये बिंदु ओ के सापेक्ष, अब मैं जैसे यहाँ पे ड्रॉ भी करती हूँ, खैर मैंने आगे डायग्राम भी है हमारा, उसी में हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिंदु ओ है। ठीक है, इसके सापेक्ष मान लिया कोई जो कण है वो यहाँ पर था। ठीक है, ये बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर उसकी जो स्थिति है वो ये है। हम इसको एक सदिश नाम दे सकते हैं ना, क्योंकि ये बिंदु O के सापेक्ष जो सदिश है, तो OP हमने उसे मान लिया, हम इसको सदिश कहेंगे। इसकी स्थिति OP है। और अब टी टाइम बाद ये जो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम बाद, टी समय पर स्थिति ये थी, टी डैश टाइम बाद ये आर डैश पर चला गया, यानी कि ये पी डैश पर चला गया। तो इसकी स्थिति हो जाएगी ये वाली आर डैश, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये पी बिंदु पर, ये पी डैश बिंदु पर किसी एक निश्चित समय पर, यानी टी समय पर, टी डैश समय पर जो वस्तु की स्थिति को बताने वाला सदिश था, और इस बिंदु के सापेक्ष, किसी एक विशेष बिंदु के सापेक्ष, जैसे हमने यहाँ पे ओ लिया था, उस सदिश को हम कहते हैं स्थिति सदिश। जैसे यहाँ पर हमने आर और आर डैश लिया, इस डायग्राम में आप समझेंगे शायद अच्छे से। यहाँ पर हमने ये, पर ये समझना ज़रूरी है कि ये डायग्राम आया कहाँ से। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये डायग्राम इस तरीके से आया। ऐसा नहीं कि हमने सीधे कर्व ड्रॉ ड्रॉ कर लिए। कर्व कैसे बना, वो पाथ बता रहा है उसका कि वो इस तरीके से जा रहा है, ये एरोस को बता रहा है। तो ये जो आर और आर डैश है, ये आपको उसके स्थिति सदिश के बारे में बता रहे हैं। देखिए, वो उसकी स्थिति को बता रहे हैं, और क्योंकि ये एक सदिश है, तो इसलिए वो स्थिति सदिश है। ठीक है, अब इसी में हम विस्थापन सदिश को समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखिए, आर जब वो टी समय पर यहाँ पर था और टी डैश समय बाद यहाँ पर चला गया, तो अब वो पहले यहाँ पर था प्रारंभिक, और फिर अंतिम स्थिति ये थी। तो अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। और उसी विस्थापन को अगर मैं विस्थापन सदिश से प्रकट कर लूं, तो वही मेरा विस्थापन सदिश है। ठीक है, यानी कि ये पीपी डैश जो है, ये हमारे पास विस्थापन सदिश है, क्योंकि उसकी दो स्थितियों के बीच में, दो स्थिति सदिशों के बीच में हम उसको बता रहे हैं, न्यूनतम जो दूरी है। तो न्यूनतम जो दूरी सदिश में है, न्यूनतम स्थिति सदिश जो है, तो दिए गए समय अंतराल में कण के विस्थापन को बताने वाला जो सदिश है, यानी ये पीपी डैश, वो हो जाएगा हमारे पास विस्थापन सदिश। इसके बारे में कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद होंगी विस्थापन की भी। कण के पथ की आकृति पर ये विस्थापन सदिश निर्भर नहीं करता। कण जैसे इस पथ से जाए, जैसे अगर P से Q तक हमें जाना है, तो अगर मैं इस P B C Q से जाऊं, या P D Q से जाऊं, या लंबा पथ चुनकर इस तरीके से जाऊं, P B E F Q ऐसे जाऊं, तो फर्क नहीं पड़ता, विस्थापन
एक ही रहेगा, यानी विस्थापन सदिश ये PQ ही रहेगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसलिए। और इसी से हम एक चीज और कह सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विस्थापन सदिश होता है वो हमेशा पथ की लंबाई से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो न्यूनतम है, न्यूनतम दूरी ही होगी, या तो वो बराबर हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने खैर दूरी और विस्थापन में भी समझा था। तो आज इस वीडियो में हमने सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में समझा, समान सदिश क्या होते हैं, सदिशों की समता क्या होती है जब वो दोनों के परिमाण दिशा सेम होंगे, असमान सदिशों के बारे में समझा। इसमें हमने समझा कि जब दोनों के परिमाण सेम लेकिन दिशा बिल्कुल विपरीत होगी तो वो असमान है। इसी में मैंने आपको जो पहली स्लाइड में बताया था वो भी चीज इंक्लूडेड है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से। फिर हमने शून्य सदिश के बारे में पढ़ा जिसका परिमाण हमारे पास 0 होगा, शून्य होगा। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसके परिमाण को जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारे पास एक इसका जो परिमाण है वो 0 प्राप्त हो रहा है, तो वो शून्य सदिश हो गया। यूनिट वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि जिसका परिमाण हमारे पास 1 आ जाएगा वो यूनिट वेक्टर है, और दिशा किसी विशेष दिशा के अनुदिश, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। और आयतीय निर्देशांक निकाय में हम कैसे इसका यूज करते हैं, IJK की मदद से। और इन तीनों का जो परिमाण होता है वो 1 होता है। और किसी सदिश का निरूपण इनकी सहायता से हम कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से। ये कैसे किया हमने सीख लिया था अच्छे से। उसके बाद हमने 3 सदिशों का उल्लेख किया, समरेख सदिश यानी कि जो समांतर होंगे जिनकी कार्यरेखा, समतलीय सदिश जो कि एक ही तल में होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स, और को इनिशियल यानी समप्रारंभिक जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहे होंगे। ये चीज हमने सीखी। स्थिति विस्थापन सदिश के बारे में हमने सीखा कि ये हमारे पास टूल्स हैं, किस तरीके से आप समतल में गतिमान किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करेंगे। ये डायग्राम आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे हमने समझा है, ऐसा नहीं कि आप कर्व ड्रॉ कर रहे हैं बस हो गया। तो फिर हमने स्थिति विस्थापन, कुछ ज्यादा चीजें, बड़ी चीजें नहीं थी। पिछले अध्याय को अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इस इनके बारे में कुछ स्पेशल जो चीजें थी विस्थापन सदिश के बारे में वो हमने सीखी, जो ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है जिसमें कि ये हमेशा पथ की लंबाई से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अब अगली वीडियो में हम सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा और सदिशों का संकलन ग्राफीय विधि से, और उसके कुछ नियम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में समझेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो में जो कुछ सीखा है उसको रिवाइज कीजिए, जो पीछे सीखा है उसको रिवाइज कीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू।